सोशियोलॉजी एक ऐसा ऑप्शनल है जो बहुत डाइवर्स तरह के बच्चे ऑप्ट करते हैं। और ना मेरी यहाँ पे सिर्फ एक ही कोशिश है आप सभी के साथ कि सोशियोलॉजी एक बर्डन ना बने, सोशियोलॉजी रादर एक ऐसा एसेट बने जो आपको जीएस में, एसए में, सब जगह हेल्प करता चले। और इनफैक्ट एक ऐसे माइंडसेट के डेवलपमेंट की बात मैं चाहता हूँ करना जो आपको इंटरव्यूज़ में भी हेल्प करे और रिफ्लेक्ट करे आपके आंसर्स में। तो दोस्तों यहाँ स्लीपी क्लासेस पर एक ही चीज़ है जो हमें गाइड करती है, वो ये है कि स्टूडेंट एक्सेल करें एग्जाम्स में, चाहे वो सोशियोलॉजी का कोर्स हो या कोई भी और जीएस का, पॉलिटिकल साइंस, कोई भी कोर्स हो। एक्सेलेंस ही रिक्वायर्ड है यूपीएससी में अंत में रैंक दिलाने के लिए। बहुत से डाइवर्स तरह के बच्चे जुड़े स्लीपी क्लासेस के साथ। सोशियोलॉजी का कोई बैकग्राउंड भी नहीं था, एक्सेल किया, सिंगल डिजिट रैंक लिए। वही कोशिश कर रहे हैं हम पर्टिकुलर अपने कोर्सेज में कि आप जुड़ें अगर हमारे साथ तो सिंगल डिजिट रैंक निकालें और सबसे ज़रूरी बात, पूरे प्रोसेस को एंजॉय करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। और हम C5 को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें जो नेक्स्ट हमारे पास जो मूवमेंट्स पढ़नी है वो है बैकवर्ड क्लासेस एंड दलित मूवमेंट्स। तो यहाँ पर एक आपको मैं थोड़ा चाहता हूँ एक ओवरव्यू देना एंड ऑल्सो एक और चीज़ बताना कि अभी रिसेंटली हमने एक वीडियो डाला था यूट्यूब पर, इसका नाम था हु इज़ अ दलित। ठीक है, कि दलित कौन है। तो क्योंकि अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट दोनों ने, बॉम्बे ने जो अभी रूलिंग दी है कि जो वर्ड दलित को कैसे यूज़ करना है, कहाँ नहीं, उसके रिगार्डिंग कुछ बात की थी वहाँ पर। तो हमारे लिए जो सोशियोलॉजी के पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दलित वर्ड को समझें। एंड दलित मूवमेंट्स एग्जाम में आती रहती हैं वेरियस तरह से। तो आपको मैं इसीलिए यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा कंटेंट देने की ट्राई कर रहा हूँ। यू कैन ऑलवेज रीड इट आराम से, क्योंकि उसमें से हमें कुछ नहीं पता कि कौन सी चीज़ पूछी जाएगी। तो लेकिन उसके पहले यहाँ पर कि देखो, बैकवर्ड कास्ट एंड दलित मूवमेंट की बात करें तो वर्ण हमें बताता है वर्ण सिस्टम, है ना, कि कौन सी कास्ट बैकवर्ड है, कौन सी फॉरवर्ड है। ठीक है, बैकवर्ड फॉरवर्ड कास्ट हमें वर्ण सिस्टम से पता लगती है कि जो जैसे बताया गया हमें ब्राह्मण एंड देन क्षत्रिय एंड देन वैश्य एंड देन शूद्र। तो किसी दो कास्ट को बोला गया फॉरवर्ड कास्ट, ये बैकवर्ड कास्ट। तो ग्रेजुअली आगे अब क्या बोलते हैं जो एम एस ए राव से इसकी 3 तरह की बैकवर्ड हमारे पास कास्ट मूवमेंट है। देखो एक और बात, जो अंग्रेज़ों ने जब ये टर्मिनोलॉजी देना शुरू करा तो बैकवर्ड कास्ट बैकवर्ड क्लास को उन्होंने इंटरचेंजेबली यूज़ किया, कास्ट एंड क्लास को। अभी सुप्रीम कोर्ट भी हमारे जो बैकवर्ड क्लास ही बोलते हैं ओबीसी में, अदर बैकवर्ड वहाँ पर कास्ट नहीं होता, क्लासेस होता है। ठीक है, तो इंटरचेंजेबली यूज़ होता है, लेकिन हम सोशियोलॉजी में जानते हैं दे आर नॉट द सेम। ठीक है, तो इसलिए अगर कभी अदर बैकवर्ड क्लासेस लिखा हो, अदर बैकवर्ड कास्ट लिखा हो, तो मोर और लेस जो चीज़ें हैं आपको कंटेंट कहीं ना कहीं आपको सिमिलर सी लाइंस पर ही कंटेंट को उसको आगे बढ़ाना है। ओके, तो 3 तरह की जो हमारे पास बैकवर्ड कास्ट जो मूवमेंट्स दिखती हैं हमें, तो वो कैसे कैटेगराइज करते हैं। पहली कौन सी है, ब्राह्मण्स की नॉन ब्राह्मण्स के साथ लड़ाई। ठीक है, उसकी वो वाली जो मूवमेंट चल रही है, ब्राह्मण से नॉन ब्राह्मण, साउथ इंडिया में कॉन्सेंट्रेशन है पर्टिकुलरली। यहाँ पर शूद्र एंड दलित इकट्ठे आ गए, जैसे जस्टिस पार्टी, डीएमके, ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। दूसरा, एम एस राव बोलते हैं कि ब्राह्मण्स एंड अपर नॉन ब्राह्मण्स, जैसे ब्राह्मण्स एंड अपर नॉन ब्राह्मण्स इकट्ठे हो गए वर्सेस लोअर नॉन ब्राह्मण्स। ठीक है, इसमें दलित को हटाकर बात की जाती है। तो जो नीचे से शूद्र कम्युनिटी बचती है, वो जो शूद्र कम्युनिटी ये अपने राइट्स के लड़ रही है, जिसको पर्टिकुलर प्योर ओबीसी मूवमेंट कहा जाता है, अदर बैकवर्ड कास्ट या क्लासेस जैसे मर्जी मान लो। देन उसके बाद यहाँ पर क्योंकि जो दलित हैं वो सिस्टम के बाहर ही रखे गए थे, हिंदू सिस्टम के बियॉन्ड, तो दलित वर्सेस ऑल कि इसमें अब प्योर दलित मूवमेंट है, जो रेडिकल्स हैं दलित, जो जैसे एसएनडीपी हम पढ़ेंगे आगे। देन उसके बाद संस्कृताइजेशन स्पेसिफिक कि दलित ट्राई कर रहे हैं अपर स्टेटस लेने का इसी सिस्टम में रहकर। एसएनडीपी सिस्टम का हम पढ़ेंगे। एसएनडीपी सिस्टम ने क्या किया था, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। एसएनडीपी यहाँ पर ये पैरेलल लेजिटिमेसी बनाने की ट्राई कर रहे थे। पैरेलल मतलब क्या होता है कि लेट्स से सॉरी कि जैसे हिंदू सिस्टम में हिंदू गॉड्स हैं, एंड देन वो कह रहे थे कि जो एसएनडीपी मूवमेंट वाले बोलते हैं कि हमें हिंदू गॉड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, विल क्रिएट आवर ओन गॉड्स एंड ओन टेम्पल्स, हम आपके मंदिरों में जाएंगे ही नहीं। तो एसएनडीपी पैरेलल लेजिटिमेसी वाली मूवमेंट है। उसके सिवा लेकिन संस्कृताइजेशन स्पेसिफिक भी हैं, जो कह रहे हैं कि हम इसी एग्जिस्टिंग सिस्टम में रहते हुए हायर स्टेटस प्राप्त करेंगे। जैसे जो तमिलनाडु में नादेर मूवमेंट आती है, रामगढ़िया मूवमेंट पंजाब में आती है, एंड देन उसके बाद सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स आई हैं, जहाँ पर आउटसाइड लीडरशिप, मतलब कि जो लोग पर्टिकुलरली इन कम्युनिटीज़ को बिलोंग नहीं करते वो आके लीड कर रहे हैं, जैसे आर्य समाज, गांधी, सिखिज्म, भक्ति, बुद्धिज्म। पर्टिकुलरली लोअर कास्ट के लोग नहीं है ना, दलित नहीं है, लेकिन दलित की अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं। एंड देन कन्वर्जन मूवमेंट्स भी रही हैं, जैसे दूसरे धर्म में ही कन्वर्ट कर जाओ अकॉर्डिंगली।
ताकि इस सिस्टम के बियॉन्ड ही चले जाएंगे, तो कौन दलित कौन नहीं, ठीक है। तो ये अपने पास इसको ध्यान रखिएगा हमेशा। एमएस राव की बहुत ही ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है ब्राह्मण्स एंड नॉन ब्राह्मण्स की। देन ब्राह्मण्स अपर नॉन ब्राह्मण्स मिलकर लोअर नॉन ब्राह्मण से एक्सक्लूडिंग दलित, ये ओबीसी मूवमेंट नजर आती है। यहाँ पर ये दलित की लड़ाई नहीं लड़ रहे। एंड देन दलित वर्सेस ऑल, वो उसमें हमें 4 तरह की चीज़ें नजर आती हैं। बहुत ही ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है एंड ऑल एनकम्पसिंग। आप आंसर लिख सकते हो अपनी बैकवर्ड कास्ट मूवमेंट पर कि कौन बैकवर्ड कास्ट है। ओके अब एक जैसे आपको सवाल पूछ सकते हैं कि क्या कॉन्शियसनेस बढ़ रही है कि हम एक्सप्लॉइटेड हैं, जो लोअर कास्ट हैं या फिर बैकवर्ड कास्ट हैं वो खुद को एक्सप्लॉइटेड मानते हैं, इसकी कॉन्शियसनेस बढ़ रही है? आप बोलोगे जी बिल्कुल सर, बिल्कुल बढ़ रही है। क्योंकि जो कन्वर्ट और जो नॉन कन्वर्ट हैं, जो ना कन्वर्ट हो गए और जो नहीं कन्वर्ट हुए, उनकी स्टेटस में बहुत डिफरेंस है। जो कन्वर्ट होकर चले गए, बहुत आगे बढ़ गए और अब प्रॉपरली जैसे किसी और रिलीजन में काफ़ी इनग्रेन्ड है वो, एंड तो अब उनको वो इस सिस्टम के इस फोल्ड के बियॉन्ड हो चुके हैं, वो कि दलित सिस्टम के जो फोल्ड के बियॉन्ड हो चुके हैं। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर वो क्या है कि स्टेटस में काफ़ी डिफरेंस आ चुका है। मान लो एक इंसान जो कन्वर्ट है और एक नॉन कन्वर्ट, और लेट्स से सिमिलर तरह की इनकी क्लास सिमिलर है, ठीक है, इकोनॉमिक क्लास सिमिलर है, तो जो कन्वर्ट होगा ही विल स्टिल बी सीन एज अ हायर स्टेटस पर्सन इन इंडियन सोसाइटी। तो इसीलिए यहाँ पर स्टेटस में काफ़ी डिफरेंस है। तो नॉन कन्वर्ट्स को लगता है कि ये हम एक्सप्लॉइटेड तो हैं। एंड देन उसके बाद वेस्टर्न एजुकेशन वगैरह इक्वालिटी की आइडिया लेकर आ रही है, मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस इक्वालिटी की आइडिया लेकर आ रहे हैं कि मॉडर्न इंस्टीट्यूशन में सभी को इक्वल वोट मिली हुई है। ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे डेमोक्रेसी में, तो कैसे कौन ऊपर कौन नीचे, तो इसीलिए कॉन्शियसनेस बढ़ती है। देन नई तरह की ऑक्यूपेशंस आ रही हैं जहाँ पर आप जो सिमिलर स्पेसेस शेयर करते हो, जहाँ पर नई तरह की ऑक्यूपेशंस, वहाँ पर जो वेरियस कास्ट के लोग इकट्ठे बैठ के काम कर रहे हैं। एंड इसीलिए अगर वहाँ पे कोई प्रोटेस्ट करता है, वहाँ पर अगर जैसे अपर कास्ट लोअर कास्ट के खिलाफ कुछ, अगर वहाँ पर कुछ ऐसे प्रोटेस्ट नज़र आते हैं तो कॉन्शियसनेस बढ़ती है। एंड देन उसके बाद अर्बनाइजेशन। अगेन आइडिया क्या होता है इन सब चीज़ों का कि जो कि कॉमन स्पेसेस में आके लोग काम करते हैं। पहले क्या था कि जो हमारे इंडियन सिस्टम में कि स्पेसेस अलग अलग रखी हुई थी कि इस जगह पर ब्राह्मण होंगे तो यहाँ दलित नहीं आएंगे एक्सेट्रा। अब स्पेसेस कॉमन हो चुकी हैं और वहाँ पर इसीलिए अब जब सिमिलर स्पेसेस में जब इंटरेक्शन होगी तो प्रोटेस्ट के चांसेस भी बढ़ सकते हैं एंड उससे कॉन्शियसनेस भी बढ़ेगी। एंड देन उसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट, जितने भी हमारी जो रिफॉर्म मूवमेंट हुई, इन्होंने कॉन्शियसनेस तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करी। जैसे पर्टिकुलरली यू कैन ऑलवेज कोट एफर्ट्स ऑफ गांधी जी एंड एफर्ट्स ऑफ BR अम्बेडकर, तो कि इन्होंने कॉन्शियसनेस इंक्रीज़ करने में काफ़ी हेल्प करी। तो उससे आगे बढ़ते बढ़ते आप वो बहुत सारे पॉइंट्स और लिख सकते हो, जैसे किस तरह से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया वगैरह और BSP वगैरह की बात कर सकते हैं, वो किस तरह से आए। तो वो ना वो दलित वाला जो वीडियो है एक बार पक्का देख लेना, ठीक है। वो इट्स नॉट अ ह्यूज बिग वीडियो, वो हु इज़ अ दलित बहुत ही रिसेंटली हमने अभी अपलोड किया था। वो आप सर्च करेंगे हु इज़ अ दलित स्लीपी क्लासेस, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। ओके, तो देन मेथड क्या यूज़ कर रहे हैं? प्रोटेस्ट, एजिटेशन, वायलेंस, पैरेलल लेजिटिमेसी, अपने अलग मंदिर, अपने अलग गॉड बना लिए, SNDP। कल्चरल प्रैक्टिसेस बदल ली अपनी खुद की, संस्कृताइजेशन। पॉलिटिकल पावर ले ली, जस्टिस पार्टी, DMK, ठीक है जी। एंड गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है, जो सरकार ने जो रिजर्वेशन ऑफर करी उसके थ्रू भी जो मेथड यूज़ हुए एंड मोबिलिटी मिली। देन उसके बाद जो अपने पास पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या चल रहा है अभी बैकवर्ड कास्ट मूवमेंट में, पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या हो रहा है कि संस्कृताइजेशन डिसअपेयर हो रही है। संस्कृताइजेशन मतलब कि अगर जैसे जो लोअर कास्ट थी वो संस्कृताइज होकर खुद को बोलती है मैं अपर कास्ट बन गई अब, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा करते हैं अब तो रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। रिजर्वेशन नहीं मिलेगी तो क्या होगा, तो रिजर्वेशन नहीं मिलेगी तो आपको स्टेट की स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगी, इसीलिए अब संस्कृताइजेशन इज डिसअपेयरिंग, ठीक है। अब रादर व्हाट इज हैपनिंग आप यहाँ लिख सकते हैं, अभी लेटेस्ट अखबारों में आना शुरू हो गया। तो वो क्या हो रहा है कि रिवर्स संस्कृताइजेशन भी हो रही है। रिवर्स संस्कृताइजेशन, जो अपर कास्ट है वो खुद को बोल रही है हम लोअर कास्ट हैं, क्योंकि हमें लोअर कास्ट है और हमें रिजर्वेशन चाहिए, हमें बेनिफिट चाहिए। तो इसीलिए रिवर्स संस्कृताइजेशन का प्रोसेस देखने को मिलता है बहुत जगह पर। तो इसीलिए इस पर आप इसको अगर आप कभी आपने जैसे अभी देखते हैं हम जाट आंदोलन वगैरह हुआ, मराठा आंदोलन, अदरवाइज दे आर डोमिनेंट कास्ट, ठीक है, डोमिनेंट कास्ट हैं। लेकिन वो क्या बोलते हैं अगर हम वर्ना सिस्टम में देखें तो हम लोअर कास्ट हैं, हम शुद्र हैं, तो हमें मिलना चाहिए। लेकिन उनकी क्लास पोजीशन देखते हैं, क्लास पोजीशन इज वेरी डोमिनेंट, इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो उस केस में क्या होता है बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है। तो अब इसको आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, इस पर बहुत ही अच्छा आर्टिकल लिखा था उपेंद्र बख्शी ने अभी रिसेंटली इंडियन एक्सप्रेस में। वो लिखते हैं कि अब आपको जो अपनी जो कि 2 तरह की स्पेसेस होती है हमारे पास, एक होती है पॉलिटिकल स्पेस, है ना, जहाँ पे पॉलिसी वगैरह को इन्फ्लुएंस करना है, और एक है सोशल, जहाँ पे आप सोसाइटी से इंटरेक्ट करते हैं। तो जो पॉलिटिकल स्पेस में जैसे जो डोमिनेंट कास्ट हैं,
वो तो पॉलिटिक्स वगैरह वाली स्पेस में वो क्या कहते हैं कि हमें तो सर हम तो लोअर कास्ट हैं, हमें चाहिए रिजर्वेशन। लेकिन सोशल स्पेस में जैसे जाट, मराठास एंड इवन पाटीदार, सोशल स्पेस में दे आर डोमिनेंट कास्ट एंड ये टॉप पोजीशन एक्वायर करते हैं। पॉलिटिकल स्पेस में चाहते हैं लोअर पोजीशन एक्वायर करके रिजर्वेशन एक्वायर करना। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन आती है कि सोशल स्पेस में हायर हैं, पॉलिटिकल स्पेस में खुद को लोअर चाहते हैं दिखाना ताकि स्टेट रिजर्वेशन मिल जाए एंड अकॉर्डिंगली जो सरकारी जॉब्स वगैरह की आजकल बात चल रही है, आपको पता है। ओके, एंड मंडल कमीशन के बाद जो संस्कृताइजेशन जो पहले ओबीसीज में हो रही थी वहाँ भी रुक गई, क्योंकि मंडल कमीशन ने ओबीसीज को रिजर्वेशन जो प्रोवाइड करी 27%। एंड देन उसके बाद जो सोशो रिलीजियस मूवमेंट्स वगैरह थी उसका रेलिवेंस भी ग्रेजुअली डिक्रीज हो गया, क्योंकि लोगों को अब इस तरह से मोबिलिटी चाहने के लिए अपर कास्ट होना ज़रूरी था ही नहीं, तो इसलिए सोशो रिलीजियस मूवमेंट्स भी डिक्रीज हुई। एंड देन उसके बाद जो लॉ था वो सोशल चेंज नहीं ला पाया, इसलिए नई तरह की बैकवर्ड कास्ट मूवमेंट्स नजर आती हैं जहाँ पर पॉलिटिकल पावर कैप्चर करना सबसे बड़ा एम है, क्योंकि पॉलिटिकल पावर में आ जाएंगे तो अपने लिए बेटर बेनिफिट्स वो वहाँ पर एक्वायर कर सकते हैं। उसके बाद जैसे दलित पैंथर, जो रिपब्लिकन पार्टी बीएसपी बोलती है कि हमने सोशल इंजीनियरिंग करी है, हमने बहुत विभिन्न तरह के लोगों को इकट्ठा करके उनको पावर दिलाई है। जैसे बीएसपी क्या बोलती है कि पर्टिकुलरली मुस्लिम्स एंड यादव्स ने मिलकर पावर एक्वायर की हुई थी यूपी में, हमने इनको हराने के लिए क्या किया, दो अलग बिल्कुल ही पोलर जो ऑपोजिट चीज़ें हैं, कौन सी ब्राह्मण्स एंड दलित, इनको इकट्ठा करके हमने पावर कैप्चर करी, ब्राह्मण्स एंड दलित। अदरवाइज कोई अगर इंडियन सोसाइटी में अगर आप मान लीजिए आज से 500 साल पहले इसकी बात करेंगे तो लोग विश्वास ही नहीं करेंगे, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा हो गया। सोशल इंजीनियरिंग करी है ना, तो बीएसपी इसको ऐसा बोलते हैं, तो वर्ड यूज़ करते हैं वो। तो और वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों फ्यूजिंग ऑफ कास्ट हो रही है, दलित्स को भी इकट्ठा कर रहे हैं एंड उसके बाद जो सिस्टम में जो ब्राह्मण एंड दलित सबसे नीचे हैं इनको भी इकट्ठा करने की ट्राई हो रही है, विद इन भी इकट्ठा कर रहे हैं एंड जो वर्टिकली भी इकट्ठा कर रहे हैं, तो सोशल इंजीनियरिंग है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। उसके अलावा ये जो चीज़ें थी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी। अब इसके अलावा मैं आपको चाहता हूँ कि ना, ये आपको मैं यहाँ पे PDF अटैच्ड है आपके साथ, तो इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी जो चीज़ें हैं कि पर्टिकुलरली कि नॉर्थ में जैसे देखते हैं इतना रिजिड सिस्टम नहीं रहा, क्योंकि इस्लाम भक्ति मूवमेंट का इम्पैक्ट है, और यहाँ पर जैसे जाट, अशरफ, मुस्लिम्स वगैरह ही डोमिनेंट रहे, एंड वैश्यज जो थे वो पर्टिकुलरली ओनर्स हैं, वो मतलब जैसे बनिया कम्युनिटी बोलते हैं इनको हम, तो ये बहुत ही ये अफ्लुएंट हैं, पैसे वगैरह जब इनके ऐसे कोई टेंशन नहीं है पैसे की, तो इसीलिए यहाँ पर एज सच कभी बैकवर्ड कास्ट मूवमेंट्स आई नहीं एज सच। हाँ, लेकिन मोबिलाइजेशन हमेशा रही है। मोबिलाइजेशन मतलब कि लोग इकट्ठे होते रहे, लेकिन मूवमेंट्स नहीं कभी आई, क्योंकि ऐसे कभी कोई सोशल ऐसी कोई डिसेबिलिटी देखने को मिली नहीं नॉर्थ इंडिया में। तो लेकिन अब देखते हैं साउथ इंडिया और वेस्टर्न इंडिया में, महाराष्ट्र वगैरह में यहाँ पे बहुत स्ट्रांग रही हैं। उसके बाद जैसे आपको यहाँ पे मैं जैसे क्या चाहता हूँ बताना कि कहाँ कहाँ पर ये एक बार ना इनको आप रीड कर लीजिए, क्योंकि इसमें एज सच कोई स्पेसिफिक सवाल पूछा जाए हम उसमें कह नहीं सकते, लेकिन हाँ क्योंकि एनालिटिकल पार्ट बहुत कम है यहाँ पर, बस ये थोड़ा स्टैटिक सा पार्ट है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी में बहुत कॉन्सेंट्रेटेड थी मूवमेंट्स। जैसे एक बार सवाल पूछ लिया था सत्य शोधक समाज पर 10 मार्कर, तो यहाँ पर हमारे पास नोट्स से काम आया कि ज्योतिबा फुले ने बनाया और किस तरह से उन्होंने क्या क्या यूनिटी करी, क्या एंड देन 2 एनिमीज जो थे जैसे ब्रिटिश एंड कास्ट, उनको इकट्ठे नहीं फाइट करना चाहते थे वो, तो उन्होंने क्या बोला कि हम ब्रिटिश के साथ दे देंगे अगर हमें कास्ट सिस्टम से अगर हमें थोड़ी छुट्टी मिल जाए तो। एंड देन गेल ऑमविट क्या बोलती हैं उनके बारे में, वो विद्या बोलते हैं, शस्त्र नहीं है शास्त्र है, शास्त्र, ठीक है, तो उसको चाहे आप डबल ए लगा देना ताकि एग्जामिनर को पता लग जाए। शास्त्र, वो कह रहे हैं हमें शास्त्रों से नहीं पढ़ना, हमें रिलीजियस एजुकेशन नहीं चाहिए, हमें विद्या चाहिए, सेकुलर एजुकेशन चाहिए। तो ऐसे वाली बातें, ठीक है, कि सत्यशोधक समाज। देन आप एक बार डेविड हार्दिमन क्या कहते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, SRM पे सवाल अभी तक नहीं पूछा गया, पूछ सकते हैं अभी, क्योंकि कुछ 5-6 चीज़ें ही हैं जो हुई थी इंडिया पे, जो प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में, तो वहाँ पे जैसे अब मैं आपको, क्योंकि यहाँ पे मैंने थोड़ा समराइज़ करने की ट्राई की, आप भी पढ़ लीजिए एक बार, तो समराइज करने की ट्राई करना, ठीक है। जैसे कि वो कह रहे हैं कि जो लोअर कास्ट जो तमिल हैं उनको पॉलिटिकली एजुकेट करना है, सुपरस्टिशन और ये ऐसे वाले बिलीफ को हटाना है, विमेन को राइट्स देने हैं, एंड उसके बाद जो विडो ऑर्फन वगैरह को होम्स, उनकी एजुकेशन, एंड उनको फिर कहाँ कहाँ से सपोर्ट मिला उसकी बात कर सकते हैं, वोकलिगा एंड जो कर्नाटका में, एंड लिंगायत। उसके बाद इवन कि मुस्लिम्स क्रिश्चियन ने सपोर्ट किया, और क्योंकि वो भी डिसप्रिविलेज थे,
सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट में आप जैसे स्वयं मर्यादा का वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। स्वयं मर्यादा क्या होती है कि नॉन ब्राह्मण्स को कंसेशन देना एंड खुद भी लिमिट में रहना। ऐसा नहीं है कि अब आप उनको एक्सप्लॉइट करोगे, ठीक है। स्वयं मर्यादा इस कि खुद को भी लिमिट में रखना। ऐसा नहीं है कि आप सब इकट्ठे हो गए हो तो नाउ यू विल स्टार्ट एक्सप्लॉइटिंग अदर्स। तो जैसे किस तरह से SRM ग्रेजुअली जस्टिस पार्टी में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि हिस्ट्री वाला एस्पेक्ट है, ये रट्टाफिकेशन टाइप वाली बात है। और किस तरह से जस्टिस पार्टी आती है, वो बात करती है कि किस तरह से प्रिविलेजेस चाहिए लोअर कास्ट को, एंड देन वहाँ पर सेकुलर मीन्स के थ्रू पावर चाहते हैं वो, और एंटी हिंदू एंड एंटी ब्राह्मण है। ये पॉइंट थोड़ा नोट करने वाला है, इसलिए मैंने यहाँ थोड़ा समरीज में लिख दिया अगेन। बाकी तो ना कहानी नीचे लिखी हुई है, पढ़ते चलिएगा। एंड एंटी हिंदू एंटी ब्राह्मण थे। उसके बाद जस्टिस पार्टी आती है, उसमें जो नाइकर आते हैं, नाइकर बोलते हैं कि हमें रिजर्वेशन चाहिए। कांग्रेस अपोज करती है कि रिजर्वेशन इज नॉट अ गुड आइडिया, ये कंट्री को डिवाइड करना शुरू कर देगा। तो वो कह रहे हैं कि अपोज करते हैं। तो नाइकर क्या बोलते हैं कि अब हमारा एजेंडा सिर्फ एंटी ब्राह्मण एंटी हिंदू ना होकर एंटी कांग्रेस और एंटी गांधी भी है, ठीक है। 1944 में जो मिलकर दोनों, जो जस्टिस पार्टी और SRM मिलकर क्या बनाते हैं, जो DMK दिखती है आपको आज, द्रविड़ कज़गम, ठीक है। द्रविड़ मुनेत्रा कज़गम DMK बनाई जाती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लोअर कास्ट को जो रिजर्वेशन देने की बात बहुत ही प्रोमिनेंट एक इशू है। तो उसी के बारे में जैसे यहाँ पे सभी कुछ वही लिखा हुआ है, बस आपको समराइज कर दिया, एक बार पढ़ लीजिएगा कि क्यों ये सबऑल्टर्न मूवमेंट कहलाती है। TK ओमन क्या बोलते हैं, श्रीनिवास मदान राव वगैरह, ठीक है। एंड तो क्यों ये इसको प्योर दलित मूवमेंट कहा गया, एक दो लाइन्स ही हैं बस। और ये टोटल सारे के सारे जो आपके वो इग्नू से निकाल कर यहाँ पे आपके लिए समराइज कर दिया, पढ़ते रहेंगे तो आराम से समझ आ रहेगा। काफ़ी ज़्यादा ये इग्नू और वेरियस अदर सोर्सेज से हमने सामान इकट्ठा किया। SNDP मूवमेंट पर सवाल आ चुका है। तो SNDP का आपको मैंने बताया, ये पैरेलल सोर्स ऑफ लेजिटिमेसी की ट्राई कर रहे थे। वो कहते हैं हमें सिस्टम वगैरह कुछ नहीं बदलना, हम अलग सिस्टम ही बना देंगे, ठीक है। अपने जो विद इन द फोल्ड ऑफ हिंदुइज्म हमें कुछ नहीं चाहिए, आपका जो सिस्टम चाहिए ही नहीं। एंड इसीलिए ये क्या बोलते हैं, इसीलिए जो उत्सुला शर्मा क्या लिखती हैं कि SNDP रिफॉर्मेटिव मूवमेंट तो है ही नहीं, ये प्रोटेस्ट मूवमेंट है। ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आपका सिस्टम ही सही नहीं है, हमें सिस्टम के खिलाफ कुछ नया बना रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या कर रहे हैं, जो चेंज इन स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर जो यहाँ पर ओवरऑल आप देख रहे हैं, क्योंकि ना SNDP आपको वैसे हिस्ट्री से भी अगर आपको कुछ अगर और कोट करना हो तो एक आधी लाइन लिख सकते हैं, अदरवाइज आइडिया जो ब्रॉडर आपको पता ही है। ओके, देन नॉर्थ इंडिया में क्या हुआ। नॉर्थ इंडिया में ऑन्द्रे बेते लिखते हैं कि किस तरह से यादव ने जो बहुत सारी मिथ्स वगैरह क्रिएट करी अबाउट देयर पास्ट, अबाउट देयर हिस्ट्री, कि वो किस तरह से कहाँ वो उनकी जो ट्रेस होती है हिस्ट्री टू लॉर्ड कृष्णा एक्सेट्रा। तो कहते हैं उन्होंने अपनी जीनियोलॉजी मतलब जीन्स कहाँ से आ रहे हैं वो ट्रेस करके पीछे भगवान से खुद को अपर कास्ट की तरफ जो मोबिलाइज कर दिया, ठीक है। एंड लेकिन मंडल कमीशन ने आके जो बैकवर्ड कास्ट को जो कमीशन ने आके उनको जो कॉन्सेशंस दिए, उसके कारण बैकवर्ड कास्ट मूवमेंट एक अलग दिशा में चली जाती है। बैकवर्ड कास्ट मूवमेंट वहाँ पर संस्कृताइजेशन का जो प्रोसेस चल रहा है, जैसे अदरवाइज जो यादव अगर जो ट्रेस कर रहे हैं अपनी जीनियोलॉजी टू लॉर्ड कृष्णा, तो वो क्यों कर रहे हैं, ताकि समाज में हायर स्टेटस मिले। समाज में हायर स्टेटस मिलकर दैट इज करेक्ट, संस्कृताइजेशन होने की बात शुरू हो गई, मोबिलिटी होनी शुरू हो गई। लेकिन मंडल कमीशन आके बोलता है कि बैकवर्ड कास्ट को हम देंगे रिजर्वेशन, तो ये प्रोसेस रुक जाता है। वो कह रहे हैं कि ठीक है, समाज में इज्जत तो मिल चुकी है, अब हमें पॉलिटिकली हमें इतनी जो हायर कास्ट खुद को डिक्लेयर नहीं करवाना, लोअर कास्ट ही रहना है। तो वहाँ पे रिवर्स संस्कृताइजेशन देखने को मिलती है नॉर्थ इंडिया में भी। एंड उसके बाद वो क्या, डेविड हार्डग्रे बाकी क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं कि क्लास मोबिलाइजेशन है, क्लास की ना, कि ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली कि जो एक सारी ये वाली कास्ट कह रही है हम पर बहुत अत्याचार हो गया, तो ये एक पर्टिकुलर क्लास है। क्लास मतलब जो कि लेट्स से एक हो सकता है वो मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, वो क्लास है जो कि कास्ट के नाम पर मोबिलाइज होकर कॉन्सेशंस डिमांड कर रही है। ओके, क्लास मोबिलाइजेशन ड्रिवन बाय कास्ट इंटरेस्ट। तो बाकी गांधी जी ने एंड अंबेडकर जी के जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो आपको अगर एक लाइन में अगर बताने की ट्राई करें, तो गांधी जी का जो हम पहले भी आपको बताया मैंने, वो चेंज ऑफ हार्ट की बात करते थे कि अपर कास्ट को ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चेंज ऑफ हार्ट करना पड़ेगा। अंबेडकर जी बोलते थे कि नहीं सर, सोशल स्ट्रक्चर बदलने के लिए लॉ बदलना पड़ेगा। तो वो गांधी जी की अपील इज ऑफ लव, अंबेडकर जी की इज ऑफ लॉ। तो ये वाली बात जितनी बार बताई जाए कम है, क्योंकि आपके दिमाग में बैठ जाएगी तो फ़ायदा रहेगा।
दलित पैंथर मूवमेंट के बारे में तो एक दो लाइन देख सकते हैं। पेपर में सवाल आ सकता है कि दलित पैंथर मूवमेंट किस तरह से ब्लैक पैंथर मूवमेंट ऑफ यूएसए से प्रभावित थी, वायलेंट भी थे, और जो इसके बारे में बात की थी हमने कि जो अभी अर्बन नक्सल वगैरह की बात चल रही है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं दलित पैंथर से जुड़े हुए लोग थे, वो अभी इसमें एक्टिव नज़र आते हैं। अर्बन नक्सल जो टर्मिनोलॉजी बनाई जा रही है, और जो उसमें अभी आप अगर EPW पढ़ते हो तो उसमें एक आर्टिकल लिखते हैं जो तेल तुंबड़े जी, वो उनको भी अरेस्ट करने की बात हुई थी। तो वो सभी इसी कारण से ये दलित पैंथर मूवमेंट से जुड़े हुए लोग थे जो अभी रिसेंटली अरेस्ट होने के जिनके प्रोसेस शुरू हुआ, तो इसलिए इनके बारे में आ सकता है। ठीक है, अब ये ना लांसी लोबो की एक बहुत ही ऑसम एक स्टेटमेंट है, ये भी EPW में थी, तो इनकी स्टेटमेंट इतनी ज़्यादा मज़ेदार है, आप पढ़ के देखिए एक बार, क्योंकि इसलिए आपको मैं चाह रहा हूँ थोड़ा मोटिवेट करना कि सब पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, पढ़ने से कोई नुकसान नहीं है, एक दो पॉइंट ही निकलेंगे, लेकिन आपके आइडियोलॉजी थोड़ी डेवलप होती है, थोड़ा बात समझ आती है। ठीक है, ओके। तो लांसी लोबो जो क्या बोलते हैं कि कहते हैं दलित्स आर सो पावरलेस दैट दे कैन नॉट डिफेंड देमसेल्व्स। ठीक है, कि समाज में देखें तो काफ़ी पावरलेस हैं, बट एंड दे आर सो पावरफुल कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी इंडिया में चाहती है कि उनको अपने साथ रखें, एंड डरती भी है, स्केप्टिकल भी है कि कहीं कहीं दलित मोबिलाइज ना हो जाएं, उनके खिलाफ ना हो जाएं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं पावरलेस एंड पावरफुल एट द सेम टाइम। इस पर टीके उमर ने भी वैसे एक बात कही थी, तो आपको ऊपर मिल जाएगा। टीके उमर ने क्या कहा था कि दलित्स आर व्हाट, दे आर पावर रेजर्वोयर, कि ये पावर का स्तोत्र हैं। अगर दलित्स को अपने साथ रखोगे तो पावर आपको आराम से मिल सकती है, तो पावर रेजर्वोयर बोलते हैं इनको टीके उमन। एंड गेल ऑम्बिट के पॉइंट ऑफ व्यू तो देख सकते हैं। तो बाकी यहाँ पे थोड़े जो बातें जो पूरी निकल के आती हैं कि इवन जैसे कैसे मोबिलाइज करें दलित पैंथर, वायलेंस के सिवा उन्होंने बहुत सारा लिटरेचर क्रिएट किया, इतना लिटरेचर क्रिएट किया। EPW भी आप देखते हैं भरा हुआ आज तक, तो पोइम्स, रेसाइटेशन, ठीक है, ऐसे पोइम्स लिखनी शुरू करी। आप नाम पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा ओके ये सभी लोग दलित पैंथर मूवमेंट से जुड़े हुए थे। देन पॉलिटिकली एम्पावर्ड है, इकोनॉमिकली एम्पावर्ड नहीं है। दलित्स कौन है, सोशली पावरलेस, पॉलिटिकली वेरी पावरफुल, है ना। देन रिक्शा वाला ऑफ लखनऊ की स्टडी हमें जो हैरल्ड गुल्ड की स्टडी है, एंड देन उसके बाद जो हैरल्ड गुल्ड की स्टडी ऊपर आपको मेंशन की है मैंने प्रीवियस लेक्चर में, आपको बताइए कि वो हैरल्ड गुल्ड की स्टडी क्या बताती है। दलित और वर्किंग क्लास में जो डिफरेंस है उसकी बात हुई है कि जो वर्किंग क्लास का जो इंटरेस्ट डिफरेंट है, दलित इज एन आइडियोलॉजी, है ना। आइडियोलॉजी से ज़्यादा ये प्रभावित है कि आइडियोलॉजी क्या है कि एक्सप्लॉयटेशन कौन सी, सोशल। एंड देन दो तरह के पुअर हैं, एक तो इंसिडेंटल पुअर। इंसिडेंटल मतलब ये अमर्त्य सेन बताते हैं, इंसिडेंटल मतलब कि किसी ना किसी कारण से, मतलब कि लेट्स से जॉब नहीं करते, या फिर लेट्स से कोई अगर किसी को डिसेबिलिटी है ना, उस कारण से। एंड देन वो है कि सामाजिक डिसेबिलिटीज़ कि जो हिस्टोरिकली पुश कर दिए गए, जैसे दलित्स, वो ये क्या है, सोशल डिसेबिलिटीज़ हैं। दीज आर पीपल जिनको कोई फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं है लेकिन सोशली डिसेबल हैं, कि ये पर्टिकुलर ये वाली जॉब कर ही नहीं सकते, दलित्स को मना ही थी समाज में, तो ये इसलिए दलित मूवमेंट इनके लिए है, इंसिडेंटल पुअर के लिए नहीं, हिस्टोरिकली पुश्ड वालों के लिए है। देन बाकी आप देखते हो कास्ट क्लस्टरिंग, दलित एलीट, ट्राइबल एलीट, ये भी बनने शुरू हो चुके हैं, जो सरकार ने अगर स्पॉन्सरशिप दी है तो, लेकिन सब तक वो नहीं पहुंची। हमने उस पर बात भी की थी, हमने मॉडल भी देखा था। ठीक है, तो यहाँ पर आपके रीडिंग के लिए सामान अच्छा खासा है, रीडिंग कर सकते हैं। और क्योंकि ऐसा टॉपिक है जहाँ पर ना एक ऐसा जैसे सवाल पूछ लेंगे, SNDP पे लिख दो शॉर्ट नोट, ठीक है जी, नाइकर पे शॉर्ट नोट लिख दो, देन सेल्फ रिस्पेक्ट पे शॉर्ट नोट, किसी ना किसी पे शॉर्ट नोट लिखवा लेते हैं, सत्यशोधक समाज। तो आपके लिए कलेक्शन रख दी यहाँ पर, थोड़ा मतलब रीडिंग ओरिएंटेड, इतना रीडिंग तो आप कर ही रहे हो, तो ये भी आप करोगे ही, क्योंकि इसमें से आपको 10 मार्कर सवाल दिख सकता है। दलित पैंथर मूवमेंट, हु इज़ अ दलित, तो हु इज़ अ दलित वाला वीडियो पक्का देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें से कुछ अगर पॉइंट निकलते हैं तो पॉइंट निकाल लीजिएगा, क्योंकि मैंने ट्राई किया था एज सिंपल एज पॉसिबल उसको रखने का, क्योंकि वो GS1 में भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ऑल राइट। तो अब अपनी नेक्स्ट हम एनवायरमेंटल मूवमेंट से शुरू करते हैं कहानी। आइए थोड़ी देर में मिलते हैं आप सबसे, बाय बाय।